नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी आजमगढ़ की, जहां आजमगढ़ ब्लॉक सठिया भानु प्रताप उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। आगे बात करेंगे हरदोई की, जहां क्षेत्रीय विधायक ने फीता काटकर किया शिक्षण संस्थान का शुभारंभ और बताएंगे कैसे सोनभद्र में तेज रफ्तार की वजह से हुआ बड़ा हादसा। तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आजमगढ़ ब्लॉक सठियाओं के भानु प्रताप सिंह उत्तर माध्यमिक विद्यालय अमाओ में आज बच्चों का विदाई समारोह का कार्यक्रम हुआ, जिसमें क्षेत्र के तमाम संभ्रांत व्यक्ति, ग्राम प्रधान व अध्यापक उपस्थित रहे, जिसमें मुख्यतः विद्यालय के प्रबंधक भानु प्रताप सिंह, प्रधानाचार्य श्यामा चरण पांडे, अध्यापक साधना सिंह, अनुराधा सिंह, अमृता सिंह, विजयपाल सिंह, महेश राजभर, बालचंद राम व अन्य मुख्य अतिथि आनंद कुमार सिंह, दयाशंकर पांडे, नित्यानंद यादव, शिव कुमार बौद्ध आदि लोग उपस्थित रहे। इसमें सभी लोग बच्चों को आशीर्वाद प्रदान किए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि ये लोग अपने देश व क्षेत्र का नाम रोशन करें। वहीं यहाँ के प्रधानाचार्य श्यामा चरण पांडे ने बच्चों के विगत वर्षों की प्रगति के विषय में व आगामी परीक्षा के प्रति उनके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए अपने पूरे विद्यालय की तरफ से सी न्यूज भारत चैनल के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी। भानु सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पर उपस्थित हूँ। यहाँ पर तमाम बच्चे अगली बार परीक्षा दिए बोर्ड की, जिसमें इनका परसेंटेज बहुत अच्छा रहा, जो देहात क्षेत्र में होने के नाते भी बहुत अच्छा परसेंटेज इसका रहा है और उसकी ज़िले पे काफ़ी सराहना अधिकारियों कर्मचारियों के बीच रहा है। आइए यहाँ के अध्यापक गणों से बात करते हैं। इस समय फिर पुनः इस साल बच्चों का विदाई समारोह व वार्षिक उत्सव एक तरह से मनाया जा रहा है। आइए इस पर बात करते हैं यहाँ के अध्यापक गणों से। आप यहाँ के सर काफ़ी पुराने अनुभवी अध्यापक हैं जी, और अगली बार यहाँ के बच्चों का काफ़ी परसेंटेज अच्छा रहा है। हाँ, हम लोग के यहाँ शिक्षा दीक्षा का कार्यक्रम बहुत अच्छा चलता है। अगले साल अच्छा रिजल्ट आया था, 95-96% रिजल्ट था हमारे यहाँ, और इस साल भी लड़के अच्छी मेहनत किए हैं। हम उम्मीद करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं अच्छे अंकों से पास हो जाए, और यही हमारी ईश्वर से शुभकामना है। बच्चों बताओ, आप लोगों का अध्यापक का काफ़ी विश्वास आप पे बना हुआ है, आशीर्वाद भी बना हुआ है, आप लोगों को कैसा रिजल्ट लाएंगे? हम सब इतनी मेहनत से हम लोग के सर पढ़ाते लिखाते हैं, तो हम लोग अपने सर का कुछ भी नीचा नहीं होने देंगे। हम लोग अपने मेहनत से 90 या फिर 100% तक लाने की कोशिश करेंगे। यस सर। और आप लोग बताओ। बोलो कुछ बोलो भैया। नाम क्या? हाँ, आप यहाँ के प्रबंधक हैं, आप बताएं इस पे। मेरे यहाँ हर साल विदाई का कार्यक्रम होता है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और इस विदाई कार्यक्रम में देहात से, ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चों के अभिभावक और गांव के संभ्रांत लोग इस विदाई कार्यक्रम में शामिल होते हैं और बड़ी धूमधाम से यह कार्यक्रम मनाया जाता है। बच्चे बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं और इसमें जो है कक्षा 9 के और कक्षा 11 के बच्चे कक्षा 10 और 12 के बच्चों का विदाई समारोह करते हैं। और अध्यापक गण जो है इस विदाई समारोह में और संभ्रांत लोग जो है आशीर्वाद देते हैं। बच्चों को 100% रिजल्ट लाने के लिए टिप्स भी बताए जाते हैं। मेरे यहाँ का रिजल्ट हमेशा 95 से 98% रहा है। सारे बच्चे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होते हैं और मुझे इस साल भी पूर्ण रूप से विश्वास है कि मेरे यहाँ के सारे बच्चे अच्छे प्राप्तांक, अच्छे अंक पा करके इस विद्यालय का, इस क्षेत्र का और अपने माता पिता का तथा जनपद वासियों का नाम रोशन करेंगे। इसी के साथ मैं बच्चों को फिर से एक बार हृदय की गहराई से ढेर सारा आशीर्वाद दे रहा हूँ। धन्यवाद। हम भी अपने पूरे चैनल के तरफ से आपके और आपके बच्चों को आशीर्वाद देते हैं कि अच्छा नंबर लाएं और आपका नाम रोशन करें। पुनः हम लोगों को ऐसा अवसर मिले और हम लोग भी गौरवान्वित हो कि आपका देहात क्षेत्र में विद्यालय होते हुए भी अच्छा से अच्छा नंबर आ रहा है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर हरदोई के माधोगंज क्षेत्र के गांव तपनौर स्थित ABVM पब्लिक स्कूल का शुभारंभ करते हुए क्षेत्रीय विधायक आशीष सिंह आसू ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र शिक्षा व्यवस्था के मामले में आजादी के बाद से ही अग्रणी रहा है।
नवीन संस्थान के खुलने से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को कॉन्वेंट जैसी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था सुधार व मूलभूत सुविधाओं को लेकर सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि नौनिहालों को अच्छी शिक्षा मिले, जिसके लिए सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्कूलों का कायाकल्प किया है। स्कूल संचालक महेंद्र सिंह, दीपक व राजेंद्र सिंह को बधाई व नए संस्थान के लिए बधाई दी। वहीं संस्थान के सदस्यों ने विधायक सहित अतिथियों का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने देशभक्ति, अनेकता में एकता, रूढ़वादियों को समाप्त करने, आधुनिक जीवन शैली में शिक्षा, स्वास्थ्य से ओतप्रोत कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बच्चों के प्रदर्शन को देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो उठे। इस मौके पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि व गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कैमूर मोहनिया के बाद धनेक्षा में किसान महासभा को राहुल गांधी ने संबोधित किया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रोहतास के सासाराम से कैमूर जिले के मोहनिया पहुंची, जहां कांग्रेस नेता जयराम रमेश और कन्हैया कुमार ने प्रेस वार्ता की। एक साल पहले हमने भारत जोड़ो यात्रा की। कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, 4000 किलोमीटर चले, लाखों लोगों के साथ चले। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने, आरएसएस की विचारधारा ने हिंदुस्तान में नफरत और हिंसा फैलाने का काम किया। भाई साहब मुड़ी नीचे। हम अपनी बात मीडिया में रखें, मीडिया वाले अरे भैया मुड़ी हमारी बात को दिखाते नहीं। मीडिया में आपको 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी दिख जाएंगे, ऐश्वर्या राय जी दिख जाएंगी, मोदी जी के साइड में अमिताभ बच्चन रोकते हुए दिख जाएंगे, शाहरुख खान, आजकल कभी कभी नीतीश कुमार जी भी दिख जाएंगे, मगर तेजस्वी जी और मैं नहीं दिखने वाले। क्यों? मीडिया हमारा ही नहीं है। मीडिया तो अदानी जी का है, मीडिया तो मोदी जी का है, बड़े बड़े अरबपतियों का है, किसानों का तो नहीं है, मजदूरों का नहीं है, छोटे दुकानदारों का नहीं है। हम उनकी बात रखते हैं तो मीडिया में हमारी जगह नहीं बनती। इसलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा की। 4000 किलोमीटर हम आपके साथ, हिंदुस्तान की जनता के साथ मिलकर चले। और यात्रा में से हम दोनों की विचारधारा का एक नारा निकला। किसी ने लिखा नहीं, अपने आप भीड़ में से एक नारा निकला। एक आदमी आता है, मेरी ओर दौड़ते हुए आता है, मुझे कहता है, राहुल जी, ये आप 4000 किलोमीटर चल रहे हो, मैं जानता हूं आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा, बताओ क्या कर रहा हूं? कहता है, आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हो। और यही हमारी विचारधारा है। आप तेजस्वी जी का चेहरा देखो, ठीक से देखो, ये आपको हर टाइम मुस्कुराते हुए दिखेंगे। ये देखो, मुस्कुरा रहे हैं। लालू जी आपको मुस्कुराते हुए दिखेंगे। कांग्रेस पार्टी हमारे नेता बैठे हैं, वो सब मुस्कुरा रहे हैं। और बीजेपी के नेताओं को चेहरा देखो, नरेंद्र मोदी को देखो, अमित शाह को देखो, राजनाथ सिंह को देखो, तो चेहरा ऐसे होता है। पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को, ये खुशी नहीं होते, नफरत फैलाते हैं और 24 घंटा किसी न किसी के बारे में उल्टी सीधी बात करेंगे। हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं और आप सब कांग्रेस के कार्यकर्ता, आरजेडी के कार्यकर्ता 24 घंटा मोहब्बत की दुकान खोलिए, लोगों को जोड़िए। और ये जो बीजेपी के लोग नफरत फैलाते हैं, इसके खिलाफ हम मिलके एक साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। ये देश नफरत का देश नहीं है, ये देश मोहब्बत का और भाईचारे का देश है। आपके खून में, आपके डीएनए में नफरत नहीं है,
मोहब्बत और भाईचारा आदर है। यात्रा में हमने हजारों लोगों से पूछा कि भाई देश में ये जो नफरत का माहौल बन रहा है इसका कारण क्या है। किसानों से पूछा, मजदूरों से, छोटे छोटे बच्चों से पूछा, युवाओं से पूछा और सब ने कहा राहुल जी नफरत का कारण डर है और डर का कारण अन्याय है। ये देश के हर कोने कोने में आप किसी भी गरीब व्यक्ति से पूछ लो, हर रोज इस देश के हर कोने कोने में अन्याय होता है। आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, युवाओं के खिलाफ अन्याय, महिलाओं के खिलाफ अन्याय। जहां भी आप देखो अन्याय ही अन्याय दिखेगा। थोड़ा शांत हो जाइए पीछे प्लीज। देखिए क्रोनोलॉजी समझिए, किस व्यक्ति ने कहा था ये शब्द? क्रोनोलॉजी समझिए। हमारे देश के गृह मंत्री ने कहा था अभी क्रोनोलॉजी समझिए। तो मैं आपको कहना चाहता हूं अभी क्रोनोलॉजी समझिए। स्वामीनाथन आयोग ने 2006 में अपनी रिपोर्ट दी। प्रधानमंत्री ने उस रिपोर्ट को तत्कालीन प्लानिंग कमीशन, जो एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद होता है, जिसके सदस्य देश के सारे मुख्यमंत्री हैं, उनको कहा आप इस रिपोर्ट पर अध्ययन कीजिए और सरकार को अपनी सिफारिशें दीजिए। तो 2007 में एक मुख्यमंत्रियों की समिति बनाई गई जिसकी अध्यक्षता तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 2011 फरवरी में उस समिति ने मनमोहन सिंह जी को अपना रिपोर्ट सौंपा। उसमें मोदी जी ने खुद लिखा है कि समय आ गया है एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाना चाहिए और कई बातों के जिक्र किया उन्होंने। एमएसपी किस आधार पर तय करना चाहिए? स्वामीनाथन जी का फॉर्मूला था कि जो खेती की लागत है, विस्तृत रूप से खेती को लागत को ध्यान में रखते हुए उसको 1.5 गुना एमएसपी देना चाहिए। 2011 में ये रिपोर्ट आई, मुख्यमंत्रियों की समिति की रिपोर्ट आई। 2012 और 2013, क्योंकि ये बड़े महत्वपूर्ण कदम है, तो हमने फिर से राज्यों के साथ बात की, सभी राज्यों से हमने बात की पार्लियामेंट में। तब हम डॉक्टर स्वामीनाथन राज्यसभा के एक नॉमिनेटेड मेंबर भी थे, उन्होंने भी अपना भाषण दिया राज्यसभा में, मैं भी था, मंत्री था। तो करीब 1.5 साल लगे इसमें। जब वक्त आया लागू करने के लिए, हमारे सामने खाद्य सुरक्षा कानून था, हमारे सामने भूमि अधिग्रहण का तब कानून नहीं था, खाद्य सुरक्षा विधेयक था, बाद में भूमि अधिग्रहण विधेयक था। 2013 में ये सब पारित हो गए और तब चुनाव की घोषणा हुई। तब मनमोहन सिंह जी की सरकार ने सोचा ये बहुत बड़ा कदम है, एक आम सहमति हमने बना ली है, जब हमारी सरकार वापस लौटेगी तब इसको हम लागू करेंगे। ये सितंबर 2013 में यह निर्णय लिया। हमारी सरकार वापस नहीं आई, मोदी जी की सरकार बनी। वही नरेंद्र मोदी जिन्होंने मुख्यमंत्रियों की समिति की अध्यक्षता की और वही समिति जिसने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों का समर्थन दिया।
2014 से इस पर मोदी जी ने कुछ कार्रवाई नहीं की। सवाल आप मुझसे कर रहे हैं मनमोहन सिंह जी के बारे में, सवाल आपको करना चाहिए नरेंद्र मोदी के बारे में। ये हकीकत है। आज जो सवाल प्रधानमंत्री से पूछने चाहिए वो सवाल पूर्व प्रधानमंत्री से पूछे जा रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है। 10 साल हो गए जब काले कानून लाए गए, जबरदस्ती उसको पारित किया गया। किसान संगठनों ने कहा एमएसपी का दर्जा, कानूनी दर्जा क्यों नहीं देते। अच्छा, एक बात समझ लीजिए, ये कानूनी दर्जा करना हैं तो कानूनी दर्जा का सवाल ज्यादा उठता नहीं है। कानूनी दर्जा तभी। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। पाकुड़ में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की पुकार पर ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन के तत्वाधान में विगत फरवरी 2023 से लगातार नई पेंशन स्कीम के विरोध में एवं पुरानी पेंशन नीति लागू करने के लिए एक देशव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत प्रत्येक महीने की 21 तारीख को शाखा स्तर पर, मंडल स्तर पर एवं क्षेत्रीय मुख्यालय स्तर पर धरना, प्रदर्शन, जुलूस, उपवास जैसे विरोध कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके बाबत 10 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में संयुक्त फॉर्म द्वारा नई पेंशन स्कीम को खत्म कर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के लिए संपूर्ण देश से लगभग 2 लाख रेलवे कर्मचारी एवं राज्य कर्मचारी शामिल हुए। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा पेंशन नीति की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया, परंतु अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं होता देख रेलवे के श्रमिक संगठन ने द्वारा क्रमबद्ध सांकेतिक भूख हड़ताल का आयोजन संपूर्ण देश में किया। इस क्रम में शाखा स्तर पर 8 जनवरी को, मंडल स्तर पर 9 जनवरी को एवं क्षेत्रीय मुख्यालय स्तर पर 11 जनवरी को उपवास कार्यक्रम आयोजित किया गया। शाखा सचिव संजय ओझा ने बताया कि आज पुनः 16 फरवरी 2024 को एक धरना कार्यक्रम रेलवे स्टेशन पर स्टेशन प्रबंधक कार्यालय के समक्ष प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आयोजित किया जा रहा है एवं कार्यक्रम के अंत में मंडल प्रबंधक हावड़ा को स्टेशन प्रबंधक पाकुड़ के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें नई पेंशन नीति को रद्द कर पुरानी पेंशन नीति लागू करना, खाली पदों को समाप्त करने की योजनाओं को बंद करना, रेलवे में प्रतिवर्ष बहाली को सुनिश्चित करना तथा नए श्रमिक कानून को खत्म करना जैसी मांगे शामिल होंगी। शाखा सचिव संजय ओझा ने बताया कि जिस तरह देश में न्यायपालिका एवं देश में विधायक, सांसद एवं जन प्रतिनिधि पेंशन की पुरानी पेंशन के हकदार हैं। कार्यक्रम में शाखा अध्यक्ष कामरेड अखिलेश कुमार चौबे एवं शाखा सचिव संजय कुमार ओझा सहित नीलेश प्रकाश, अमर मल्होत्रा सहित सैकड़ों रेलवे कर्मचारी शामिल हुए। कि हम लोग गत फरवरी 2023 से ही लगातार न्यू पेंशन स्कीम को रद्द कर पुरानी पेंशन स्कीम वापस लाने के लिए वर्तमान जो केंद्र सरकार है उससे गुहार लगा रहे हैं और इस बाबत प्रत्येक महीने की 21 तारीख को हमने धरना, प्रदर्शन, जुलूस निकाल करके अपना विरोध प्रदर्शन किया है। आज का कार्यक्रम ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन द्वारा ईस्टर्न रेलवे में प्रत्येक शाखा पर आयोजित किया जा रहा है। इसके माध्यम से हम लोग पुनः भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारे जो नई पेंशन नीति के अंतर्गत जो कर्मचारी प्रताड़ित हो रहे हैं उनके अधिकार को पुनः बहाल किया जाए और पुरानी पेंशन स्कीम को वापस किया जाए। साथ साथ इस धरना के माध्यम से हम पश्चिम बंगाल में जो संदेश खाली में महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न, दुर्व्यवहार हो रहा है उसकी हम घोर निंदा करते हैं और ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन आज के सभ्य समाज में ऐसे किसी भी कृत्य की आलोचना करता है। साथ साथ वर्तमान जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी जी हैं उनसे मैं मांग करता हूं कि यथाशीघ्र दोषियों पर उचित कार्रवाई कर राज्य में उत्पीड़ित महिलाओं के साथ न्याय करने की कृपा करें। हम लोगों की वर्तमान मांगे यही है। धन्यवाद। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। सोनभद्र जिले के शागन थाना अंतर्गत टेटी माइनर गांव के समीप देर रात तिलक समारोह से वापस लौट रहे बाइक सवार नशे में होने की वजह से अनियंत्रित होते हुए पेड़ से जा टकराए। वहीं हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई। मौके पर पहुंच पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार शागन थाना अंतर्गत घोरावल रॉबर्ट्सगंज रोड पर टेटी माइनर गांव के समीप गुरुवार को देर रात तिलक समारोह से नशे में वापस घर आते समय पेड़ से टकराकर बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।
दोनों घायल युवक देवीचंद्र 35 वर्ष पुत्र रामधनी व राम प्रवेश 25 वर्ष पुत्र ईश्वर निवासी ग्राम डुटेर थाना चारगंज के बताए जा रहे हैं। दोनों युवक देर रात तिलक समारोह से अपने बाइक से वापस घर लौट रहे थे। इस दौरान बाइक अनियंत्रित होकर गोरावल रॉबर्ट्सगंज रोड पर टेटी माइनर गांव के समीप पेड़ से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गई। बता दें दोनों युवक नशे में धुत थे व बिना हेलमेट के थे। ग्रामीणों की सूचना पर 108 नंबर एम्बुलेंस की मदद से दोनों घायलों को सीएससी घोरावल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने इसकी सूचना घोरावल कोतवाली पुलिस को दी। घोरावल कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए पंचनामा कर शुक्रवार को सुबह शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भेज दिया है। सूचना मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं डुटेर गांव में मातम छाया हुआ है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधा चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।